आज सुना रहा हूँ रावण का दूसरा भाग। पीछे की टेबल पर बैठा व्यक्ति 50 से 52 साल की उम्र का होगा। शरीर पर महंगा ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड घड़ी, आंखों में पतला सा चश्मा, बड़ी हुई दाढ़ी, करीने से सेट किए हुए सफ़ेद बाल। देखने से कोई भी बता सकता था कि ये शख्स कोई पैसे वाला शख्स जरूर है। राव ने अपना फ़ोन को लॉक करके जेब में रख लिया। कहिए त्रिभुवन जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? राव ने मेन्यू कार्ड में देखते हुए पीछे बैठे शख्स से सवाल किया। अब आगे। मैं यहाँ आया तो बड़ी उम्मीद से था, पर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगने लगा है मैंने गलत उम्मीद लगा ली है। त्रिभुवन जी ने रावण से कहा। सिर्फ मेन्यू कार्ड देखकर स्वाद का अंदाजा मत लगाइए सर। बिना टेस्ट किए हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होता। राव ने अपनी बात इशारों में त्रिभुवन जी तक पहुंचा दी। त्रिभुवन जी ने एक स्ट्रॉन्ग कॉफी ऑर्डर की और राव ने एक चाय और बन मक्खन। तुम तो अभी बच्चे से लगते हो, कहीं केस को और खराब ना कर दो। इससे पहले कोई केस सॉल्व किया है? त्रिभुवन जी ने अपनी शंका रावण के सामने रखी। ये मेरा पहला केस है सर। मुझे झूठ बोलकर आपसे ये केस नहीं पाना सर। और हर इंसान कभी ना कभी जीरो से शुरुआत करता ही है ना सर। तो कोई उसका पहला केस होगा। रावण ने त्रिभुवन जी की संशय को दूर करते हुए कहा। मेरा नाम त्रिभुवन साय है। मेरा लखनऊ में ज्वेलर्स की बहुत बड़ी चेन है। 2 दिन पहले मेरी बेटी राशिका कॉलेज से घर वापस नहीं आई। हम लोगों ने काफ़ी छानबीन की, पर उसका कुछ पता नहीं चला। हमने पुलिस में भी कंप्लेन की है, पर अभी तक कोई पता नहीं चला है। त्रिभुवन जी ने अपनी व्यथा सुनाई। कोई एक्सटेंशन कॉल? राव ने अगला सवाल किया। अभी तक ऐसी कॉल नहीं आई है, कोई कॉल नहीं आई अब तक। त्रिभुवन जी ने जवाब दिया। बुरा मत मानिएगा, कोई अफेयर? राव ने अपना अगला सवाल पूछा। मेरी और मेरे घर वालों की जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बड़े ही खुले विचार वाले लोग हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी बेटी जरूर बताती मुझको। त्रिभुवन जी ने जवाब दिया। किसी से दुश्मनी या किसी पे शक? राव ने अगला सवाल पूछा। हम बिजनेस वाले लोग हैं, किसी के साथ क्या ही दुश्मनी रखेंगे। फिर भी धंधे में कोई दुश्मनी पाल के बैठा हो तो कह नहीं सकते। हमें किसी पे शक नहीं है। त्रिभुवन जी ने ना कहने वाले अंदाज में जवाब दिया। आपने कहा था कि पुलिस ने आपका फोन सर्विलेंस पर लगा रखा है, क्यों? राव ने अगला सवाल किया। ताकि अगर कोई एक्सटेंशन कॉल आए तो उसे तुरंत ट्रैक कर सके। पर मेरे लिए मेरी बच्ची की जान ज़्यादा प्यारी है, पैसे नहीं। इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस के इन्वॉल्व होने से कुछ गड़बड़ हो सकती है। तुम कर पाओगे ना? त्रिभुवन जी ने सवाल किया। 200% मेरी साख, और इससे ज़्यादा किसी की जान का सवाल है तो कोई फोटो आपके पास है? कॉन्फिडेंस दिखाते हुए रावण ने पूछा। त्रिभुवन जी ने नैपकिन का डब्बा रावण की तरफ बढ़ा दिया। रावण ने देखा नैपकिन के बीच में एक फ़ोटो रखी हुई है, जिसे उसने निकाल कर सावधानी से अपने बैग में रख लिया। जिस तरह आपने पूरी मीटिंग सेटअप किया है उससे मुझे यकीन है। फिर भी पूछना चाहूँगा, आपको किसी ने यहाँ आते हुए तो नहीं देखा? राव ने एक आखिरी सवाल किया। बेफिक्र रहो, फोटो के पीछे मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है जो सर्विलेंस पर नहीं है। तुम्हें जब भी कोई जानकारी मिले तब कॉल कर लेना। अपनी फीस नहीं बताई तुमने? त्रिभुवन जी ने सवाल किया। जब काम हो जाएगा तब फीस बता दूंगा, कहकर रावण अपनी कुर्सी से उठा और बिल के पैसे टेबल पर रखकर वहां से चल दिया। रावण वहां से निकलकर सीधा लखनऊ यूनिवर्सिटी जाता है और गार्ड को कुछ पैसे देकर बॉयज हॉस्टल के पास वाले कैंटीन जाता है। वहां बातों में ही राशि के बारे में कुछ जानकारी हासिल करता है और फिर वहां से चला जाता है। त्रिभुवन जी ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि राशिका का कोई अफेयर नहीं था? राव ने खुद से ही सवाल किया। फोन करके पूछता हूँ। नहीं, अभी नहीं। हो सकता है त्रिभुवन जी कुछ और छिपा रहे हो। मुझे थोड़ी और तहकीकात करनी चाहिए। राव ने खुद के सवाल का खुद ही जवाब दिया। अगले ही पल उसने जेब से फ़ोन निकाला, फ्रेंड बुक ओपन किया। राव ने उसमें राशिका साय की फ्रेंड बुक आईडी सर्च किया और काफ़ी देर तक उस आईडी को खंगालता रहा। तकरीबन 30 मिनट की रिसर्च के बाद
रावण ने फोन लॉक करके अपनी जेब में रख ली। वहां से सीधा आलमबाग के लिए निकल गया और बाकी का समय आलमबाग की गलियों में जानकारियां इकट्ठा करने में लग जाता है। शाम के 6 बज चुके। रावण थक कर घर पर आ जाता है। घर आकर सबसे पहले वह स्नान करता है, फिर एक कप चाय के साथ बैठ गया आज की प्राप्त जानकारी को लेकर। काफ़ी देर तक उन सभी जानकारियों को एक डायरी में नोट करता है और फिर उसने फटाफट चाय ख़त्म करके फ़ोन पर एक नंबर डायल किया। हेलो सर, मैं रावण बोल रहा हूँ। रावण ने फ़ोन पर परिचय दिया। क्या हुआ, कुछ जानकारी मिली? त्रिभुवन जी ने दूसरी तरफ से सवाल किया। आपने ऋषभ के बारे में क्यों नहीं बताया, जबकि आपसे मैंने पूछा था? रावण ने सवाल किया। ऋषभ? ऋषभ? कौन ऋषभ? त्रिभुवन जी ने अचंभित होते हुए पूछा। राशिका का कॉलेज फ्रेंड ऋषभ देवराज जी। रावण ने अपना अगला सवाल रखा। वो तो बस राशिका के साथ कॉलेज में पढ़ता है और 1-2 बार फैमिली फंक्शन में हमारी मुलाकात हुई है। त्रिभुवन जी ने अपनी बात रखी। पर आपने यह नहीं बताया कि ऋषभ देवराजे आपके पुराने दोस्त शंभू देवराजे का बेटा है, जिससे बिजनेस को लेकर आपके बीच कुछ प्रॉब्लम हुई थी। रावण ने फिर से सवाल किया। ये जो तुम बात बता रहे हो ना, ये बहुत पुरानी बात है और अभी मैंने तुम्हें बताया है, हम फैमिली फंक्शन में मिल चुके हैं। हमारे बीच बिजनेस को लेकर कुछ मनमुटाव जरूर था, पर वो 20 साल पुरानी बात है। त्रिभुवन जी ने सारी बातें क्लियर की। शायद आपको एक बात पता नहीं है सर, जिस दिन राशिका गायब हुई है उसके अगले दिन से ही ऋषभ का कोई पता नहीं चला है और उनके पास भी कोई एक्सटेंशन कॉल नहीं आई। रावण ने अपनी सारी बातें त्रिभुवन जी के सामने रख दी। रावण की बात सुनकर त्रिभुवन का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या है आखिर ये माजरा? घर से भागे प्रेमी की दास्तां या फिर किसी ने दोनों को किडनैप किया है? आप लोगों को क्या लगता है इस कहानी को सुनकर? आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़िए, सुनाऊंगा रावण की और अजब किस्से। तब तक जय हिंद।